जय हिंद दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमन आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत सिखों के इतिहास को अभी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में सिखों के धार्मिक इतिहास को देखा था। आज के वीडियो में सिखों के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने सभी दर्शकों से, मित्रों से इस बात के लिए क्षमा याचना करना चाहेंगे कि इसके पहले के वीडियो में लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम था। बहुत कम संसाधन में हम वीडियो बनाते हैं, कुछ त्रुटि रह जाती है। आगे से इस त्रुटि को दूर करने का हम पूरा भरसक कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर देखते हैं, सिखों के राजनीतिक इतिहास। जैसा कि हम लोग सभी इस बात से अवगत हैं, पिछले वीडियो में मैंने इसको हम लोगों ने देखा था कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन काल में ही बंदा बहादुर को राजनीतिक उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है। उसके बाद बंदा बहादुर के हाथों सिखों की कमान आती है। बंदा बहादुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था, जो कश्मीर का रहने वाला था, कश्मीरी पंडित था। बंदा बहादुर आंध्र प्रदेश में गुरु गोविंद से मिला था और उनके योग्यता से प्रभावित होकर उसने अपने को गुरु का बंदा कहा था। उसी समय से वह बंदा बहादुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उसका मूल नाम लक्ष्मण देव था, लेकिन वह प्रसिद्ध हुआ बंदा बहादुर के नाम से। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। इसने गुरु गोविंद सिंह के बदला भी लिया। सरहिंद का सूबेदार वजीर खान, वही वजीर खान है जिससे गुरु गोविंद सिंह का युद्ध हुआ था, और इसने गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों को गिरफ्तार कर औरंगजेब के हवाले कर दिया था। तो सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को युद्ध में पराजित किया बंदा बहादुर ने और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद देव जी के नाम से उसने सोने के सिक्के चलवाए। 1716 ईस्वी में गुरदासपुर युद्ध में मुगल सेना ने बंदा बहादुर को युद्ध के दौरान गिरफ्तार कर लिया और उसे दिल्ली लेकर फर्रुखसियर के दरबार में गया। फर्रुखसियर ने उसे मृत्यु की सजा दी। इनके साथ 750 लोग गए थे और सैनिक गए थे। फर्रुखसियर ने 100 अन्य सैनिकों की भी हत्या की थी और उसके बाद इनकी भी हत्या कर दी। इनकी बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख जो राज्य है वो बिखरने लगा था और काफी समय बाद यह फिर संगठित हुआ। इनके मृत्यु के बाद जो सिख राज्य है 12 मिसलों में विभक्त हो गया, विभाजित हो गया। 12 मिसलों में से एक मिसल का नाम था सुकरचकिया मिसल, और उसी सुकरचकिया मिसल के सरदार के पुत्र थे रणजीत सिंह। बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद सिख राज 12 अलग अलग मिसलों में विभाजित हो जाता है। इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल का नाम है सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह के पिता हैं। रणजीत सिंह का जन्म सुकरचकिया मिसल में होता है। 1797 ईस्वी में रावी और चिनाब स्थित प्रदेशों के प्रशासन का भार रणजीत सिंह को मिलता है। रणजीत सिंह बहुत जल्द इन प्रदेशों के प्रशासन सफलतापूर्वक संभाल लेते हैं। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर पर विजय प्राप्त करते हैं और 1802 ईस्वी में अमृतसर पर विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार रणजीत सिंह का अधिकार सिखों के राजनीतिक राजधानी लाहौर पर भी हो जाता है और सिखों की धार्मिक या सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर पर भी हो जाता है। ये दोनों नगरों पे विजय प्राप्त करने से रणजीत सिंह की शक्ति काफी बढ़ जाती है। ये 12 मिसलों में बटे सिख राज्य को एक करना चाहते हैं। इसके लिए कई उपाय करते हैं। कुछ मिसल से ये लड़ाई लड़ते हैं, कुछ मिसलों से ये वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। विभिन्न उपायों से ये 12 मिसलों को एक साथ कर लेते हैं और इस प्रकार एक सिख राज्य, बड़ा सिख राज्य स्वरूप में उभर कर सामने आता है। रणजीत सिंह ने अपने राज्य को 4 सूबों में शासन की दृष्टि से बांटा था। 4 सूबा कौन कौन था? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर।
पहला पेशावर, दूसरा कश्मीर, तीसरा मुल्तान और चौथा लाहौर। ये 4 सूबे में अपने पूरे प्रदेश को बांट रखा था। अफगानिस्तान के शाह शुजा से इन्हें कोहनूर हीरा प्राप्त होता है। कोहनूर हीरा के बारे में एक दिलचस्प स्टोरी याद आ रहा है, आपको हम बताते हैं। कहा जाता है कि रंजीत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे और उनका एक आंख बचपन में 12 वर्ष की अवस्था में ही चेचक हो जाने से एक आंख भी खराब हो गया था। लेकिन उनकी प्रशासनिक कुशलता का पूरा दुनिया कायल था और वे प्रशासनिक रूप से काफी कुशल थे। शाह शुजा जो अफगानिस्तान का शासक था वह अपने भाई से हार गया था और इसे उसका भाई बंदी बनाकर अफगानिस्तान में रखे हुए था। इसकी पत्नी, शाह शुजा की पत्नी इनके पास आई और कही कि आप अगर हमारे पति को वहाँ से मतलब उसके कैद खाने से अफगानिस्तान के राजा के कैद खाने से बाहर निकालेंगे तो आपको कोहनूर हीरा मिलेगा। ये ऐसा करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं अच्छा मौका देखकर और उसको बाहर शाह शुजा को निकालते हैं। लेकिन जब कोहनूर हीरा मांगते हैं तो नकली हीरा दे देता है। नकली हीरा दे देता है तो तुरंत वो जौहरी परखता है, कहता है कि महाराज ये तो नकली है। उसे फिर कहते हैं कि उसके महल जाते हैं, कहते हैं हीरा दो, तो कहता महल में तो हीरा है ही नहीं। काफी खोजबीन होती है, हीरा नहीं मिलता है। फिर उसके साथ शांति से बैठकर वे संधि करते हैं कि मैं तुम्हें मतलब आप तुम्हारे भाई को हटाकर अफगानिस्तान का शासक बना दूंगा, तुम हमको मेरे राज्य में सहयोग करना। और वह तुरंत राजी हो जाता है, हामी भरता है। तो कहता है कि ठीक है, इसी संधि के उपलक्ष्य में हम दोनों अपना पगड़ी बदलते हैं। और वो दोनों अपना पगड़ी बदलते हैं। शाह शुजा को समझ में नहीं आता है। उनकी पत्नी बैठी हुई है, शाह शुजा की पत्नी पर्दे के पीछे से सारा चीज देख रही है। उसको लग रहा है कि यहाँ पे रंजीत सिंह चालाकी कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती और पगड़ी बदला बदली होता है। उस पगड़ी में ही शाह शुजा ने कोहनूर हीरा छिपा के रखा था। तो अपने बुद्धिमत्ता से कोहनूर हीरा उसे वे वापस लेते। ये एक स्टोरी है। तो कोहनूर हीरा शाह शुजा से मिलता है। आपको स्टोरी नहीं पूछेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा कि कोहनूर हीरा किनसे रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ? तो शाह शुजा से प्राप्त हुआ। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मैडकॉफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ल्स मैडकॉफ कहता है कि सतलज नदी के उस पार तुम नहीं जाओगे, और रंजीत सिंह की भी उस समय कुछ मजबूरियां रहती है और वे संधि पे हस्ताक्षर करते हैं। और ये संधि इतिहास में अमृतसर की संधि के नाम से फेमस है। उसके बाद सेना का आधुनिकीकरण करने का श्रेय रंजीत सिंह को जाता है। वो सिख सेना को आधुनिक बनाते हैं। इसके लिए फ्रांसीसियों की वे सहायता लेते हैं और लाहौर में आधुनिक तोपखाने की स्थापना करते हैं। हरमंदिर साहब, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, जो अमृतसर में स्थित है, जिसकी स्थापना किसने की थी आप लोगों को याद है? हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में मतलब जिक्र किया है। हरमंदिर साहब की स्थापना अर्जुन देव ने की थी। तो हरमंदिर साहब, जिसको भी स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसमें संगमरमर लगाने और उसमें उसको स्वर्ण जड़ित करने का कार्य रंजीत सिंह ने किया था। कभी आपको स्वर्ण मंदिर जाने का मौका मिलेगा या उसका आप तस्वीर देखिएगा तो देखिएगा कि पूरा संगमरमर लगा हुआ है और उसके गुंबद पर सोना जड़ा हुआ है। तो ये कार्य रंजीत सिंह ने किया था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रंजीत सिंह ने सारे अपने जीवन में अपने सिख राज्य को काफी विस्तृत किया। जितना ये अपने राज्य को फैलाए, इसके पहले के राजा या इनके बाद आने वाले राजा किसी ने सिख राज्य को उतना बड़ा नहीं किया या उसकी प्रतिष्ठा को उतना ऊंचाई तक नहीं ले गए। लेकिन एक गलती इनसे हुआ कि ये विदेशी हस्तक्षेप को, अंग्रेजों के अपने राज्य में हस्तक्षेप को रोक नहीं पाए। अपने जीवन काल में ही उसको फाइनल बंद नहीं कर पाए और अचानक 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र खड़क सिंह राजा बनता है। वह बहुत कुशल शासक नहीं है और कुछ समय बाद ही खड़क सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। इनके एक पुत्र हैं जो खड़क सिंह से भी बड़े हैं और काफी योग्य हैं, उनकी भी मृत्यु
सेम कुछ दिन के अंतर में हो जाते हैं, जिस कारण है जो सत्ता पर सिंहासन में कौन बैठेगा इसके लिए संघर्ष होने लगता है और इसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप आंग्ल सिख युद्ध होता है। तो हम लोग आइए आंग्ल सिख युद्ध को देखते हैं। खड़क सिंह की मृत्यु के बाद सिख राज्य उत्तराधिकार की लड़ाई में आपस में उलझ जाता है, जिसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं। सिखों की महारानी जिंदन चाहती है कि उनका अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह राजा बने। अन्य भी दावेदार हैं और जिसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं और हमला कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में क्या होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से स्टार्ट होकर 1846 तक चलता है। इस युद्ध में कुल 5 लड़ाइयां होती हैं। 5 लड़ाइयों में जो सबसे प्रमुख लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है, 5वीं लड़ाई सबराओं का युद्ध। सबराओं का युद्ध निर्णायक युद्ध है। इसी युद्ध के बारे में पूछता है कि सिखों का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो सिखों का निर्णायक लड़ाई था उसका नाम क्या है, तो सबराओं का युद्ध निर्णायक है। सिखों को अंग्रेजों के साथ 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि करनी पड़ती है, जो एक तरह से अपमानजनक संधि है उनके लिए। संधि के अनुसार सतलज नदी के पार का प्रदेश और 1.5 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना के रूप में देना तय होता है, लेकिन सिखों के पास उस समय 1.5 करोड़ रुपया नहीं होता है, सिर्फ 50 लाख रुपया होता है। तो वैसी स्थिति में अंग्रेज शर्त रखते हैं कि आप पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं तो उसके बदले सिख सेना लाहौर में रहेगी, आपके सारे एक्टिविटी पर नजर रखेगी। एक तरह से सिखों को पूरा मतलब एक सीमा में बांध दिया गया और उन पर नजर रखने के लिए सेना रख दी गई। हार का जब सिख हारे तो हार का तो कुछ तो कारण रहा होगा। तो हार का जो प्रमुख कारण है, उनके 2 विश्वास पात्र हैं सिखों के, लाल सिंह और तेजा सिंह। इन दोनों का विश्वासघात, ये दोनों ने अपने राजा के साथ अपनी सेना के साथ विश्वासघात किया था। 5वीं लड़ाई आते आते अंग्रेज के पाले में चले गए थे। इसके कारण प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार हुई। दिलीप सिंह जिनकी कम उम्र थी उसको राजा मान लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उसकी संरक्षिका महारानी जिंदन को घोषित किया गया। संरक्षिका के रूप में महारानी जिंदन रहेगी और राजा के तौर पर दिलीप सिंह रहेंगे जो अल्प आयु के हैं। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। 46 के बाद 48 में फिर युद्ध शुरू होता है। 48 से 49 तक चलता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिखों से युद्ध लड़ा और बहुत ही आसानी से कुछ समय तक सिख मतलब लड़ाई किए, लेकिन बहुत जल्द हार मान लिए और जिसके परिणाम स्वरूप उनको मतलब पूरा राज गंवाना पड़ा। 29 मार्च 1839 ईस्वी को डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अब यहाँ पे यही याद रखना है कि अंग्रेजी राज्य में सिख राज्य कब विलय किया गया, तो 1849 ईस्वी में। महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और कहा जाता है कि शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही वे वहाँ पे सिख धर्म को अपना ईसाई धर्म को अपना लिए और बाद में मतलब पढ़ाई समाप्त करने के बहुत बाद फिर जब भारत आए तो पुनः मतलब पंजाब गए और पुनः एक बार फिर से वह सिख धर्म को ग्रहण किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिख राज्य का अस्तित्व द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद समाप्त हो जाता है। भारत का एक और महत्वपूर्ण प्रदेश जो सतलज नदी के किनारे स्थित था और जिसका राजनीतिक रूप से और भौगोलिक रूप से भी बहुत महत्व था, वो अंग्रेजों के पाले में चला जाता है और साम्राज्य का उनका विस्तार होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी से निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें कोई कमी हो तो अपने कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे अच्छे वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी।